नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम सभी झारखंड एक सामान्य परिचय को देख रहे थे। उसी कड़ी में आज का तीसरा वीडियो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय आप सबों के बीच लेकर आया हूं, क्योंकि झारखंड के इतिहास को जाने बिना हम झारखंड के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और किसी भी राज्य का अपना एक इतिहास होता है और उस ऐतिहासिकता को जाने बगैर हम उसके रूपरेखा को, उसके बारे में नहीं समझ सकेंगे। तो आइए आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं और आप सबों के बीच सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण हम सभी जानते हैं कि झारखंड का अर्थ ही होता है झाड़ियों का खंड। झार जोड़ खंड यानी झाड़ियों का प्रदेश है ये। तो वही है कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। और विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे ताकि आगामी परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हम सबों के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला है काल कि कौन सा काल था, और दूसरा है नामकरण यानी कौन से काल में इसे क्या कहा जाता था। तो आइए देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र पुंड नाम से जाना जाता था। पुंड्र पुंड नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में किकाटा नाम देशो अनार्थ के नाम से जाना जाता था। हम लोग देखते चलेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे इसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र पुंड, ऋग्वेद में किकाटा नाम देशोनार्थ, अथर्ववेद में व्रात्य। अथर्ववेद में क्या कहा जाता था झारखंड को? व्रात्य कहा जाता था। वायु पुराण में मुरुंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुरुंड और मुंड दोनों बात आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक अपने लोकल लैंग्वेज में कि जब वायु आएगा तो जो मूड़ी होता है वो मुड़ जाता है। मूड़ी अर्थात मुरंड। ठीक है, तो वायु में क्या होता है? मुरंड हो जाता है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? मुरुंड है। यानी वायु में मुरंड है और समुद्रगुप्त में मुरुंड है। फिर है विष्णु पुराण में मुंड। तो देखिए तीनों एक जैसा लग रहा है। वायु पुराण मुरंड है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, और विष्णु पुराण में मुंड है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, और ये स्टार लगा हुआ है यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में। महाभारत के दिग्विजय पर्वत में पुंडरिक या पशु भूमि झारखंड को कहा जाता था। पुंडरिक या पशु भूमि। फिर है आगे, पूर्व मध्यकालीन के संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ध्यान रखना है यहाँ ताम्रपत्र है, इसमें झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। फिर 13वीं सदी के बाद, इसे याद रखने का बहुत ही अच्छा है कि 13वीं सदी के बाद झारखंड को बहुत काल तक झारखंड ही कहा जाता था। तो ताम्रपत्र में झारखंड हो गया। तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड कहा जाता है। तारीख बंगला में भी झारखंड कहा जाता है। सियार उल मुचखरिन में भी झारखंड कहा जाता है। और कबीर के दोहे में भी झारखंड कहा जाता है। जायसी द्वारा पद्मावत, जो बहुत ही फेमस एक मूवी आई थी पद्मावती, तो जायसी द्वारा जो पद्मावत है ग्रंथ, उसमें भी झारखंड को झारखंड कहा जाता था। फिर अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड कहा जाता था। और
नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। यानी कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख फिरोजशाही में, तारीख बंगला में, सियार उल मुतखरिन में, कबीर के दोहे में, जायसी द्वारा पद्मावत में, अकबरनामा में और नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी में, आईने अकबरी आप सभी सुने होंगे आईने अकबरी का नाम। तो आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकरा नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश, टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है और याद रखने वाली बात है यहाँ पर कि ह्वेनसांग द्वारा झारखंड को किलोना सुकलाना या कर्ण सुवर्ण कहा है। कि लो ना सु का ला ना या कर्ण सुवर्ण झारखंड को कहा गया है। अब यहाँ याद रखना है एक बात आप सबको कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहना है, कुकुट या कुकुट देश, टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाट, ह्वेनसांग ने कहा है किलोना सुकलाना या कर्ण सुवर्ण। और यहाँ रखना है कि एक थोड़ा हंसी मजाक में भी आप याद रख सकते हैं कि अकबर ने क्या कहा तो मुगल काल ने खा कहा। अकबर ने क्या कहा, कोकरा, तो मुगल काल क्या कहता है, खा। तुम का रखो हम खा रखते हैं, तो मुगल काल में खोकरा या कुकरा कहा गया है। तुजू के जहांगीरी में भी खोकरा कहा गया है। और सबसे बड़ी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने, किसने, गुप्त शासकों ने, और शासक जो था शशांक, गौड़ शासक था शशांक, उसने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का सत्ता स्थापित हो गया था। यानी मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हो गया था। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए, राजमहल क्षेत्र जो है उसके लिए कीचिंग काई लॉ तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनेको शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान रखना है, राजमहल के लिए की चिंग काई लॉ और राजमहल की जो पहाड़ी है उसे कहा है दामिन एको, दामिन एको। ठीक है। और आप सबों के लिए कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल दी रोहित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। आइए आगे चलते हैं। कैप्टन टेनर ने एक सर्वेक्षण किया था, उसके आधार पर 1824 में दामिनेको की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, ध्यान रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड या कांकजोल के नाम से भी जाना जाता था। आप शॉर्ट में एन के भी रख सकते हैं, नरीखंड, या केजे भी याद रख सकते हैं, कांकजोल। फिर आगे है 1833 में दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि जब रांची बाद में बना, पहले विल्किंसनगंज बना या किशुनपुर बना, उसके बाद इसे हम रांची के नाम से जानने लगे। आइए आगे देखते हैं झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कैसे हुआ।
और कहाँ कहाँ पर है? तो असुर जाति जो है जनजाति, ये झारखंड के प्राचीनतम जनजाति हैं। ये रांची, लोहरदगा और गुमला में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बिरजोर, माफ करिएगा, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जो हैं, ये कैमूर से संभवतः कहा जाता है कि ये कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था। फिर जो कोरवा है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुंडा, उरांव और हो जो है, ये मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल एवं पलामू 2 शाखाओं में बंधे थे और बसे थे। चेरो और खरवार के बारे में देख लेते हैं, साथ ही संथाल के बारे में भी देख लेते हैं कि 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरों, खेरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। और साथ ही साथ पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। आगे बात आती है कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का, यानी कि जो असुर थे उनकी वीरता और कर्तव्य बहुत ही उसमें प्रसिद्ध था और उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुओं का देव भी कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। किसने? इतिहासकार बुकानन ने। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथवंशी सम्राट जरासंध के क्षेत्र में था। यानी जब महाभारत की बात हो रही है तो उस समय झारखंड किसके शासनकाल में था? तो बृहद्रथ के शासन में था। और जनजातियों की एकता के कारण और अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। कर्क खंड कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। क्या नाम है? कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में देखा कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, कैसे कैसे झारखंड का नाम बदलता गया और इसके इतिहास में बहुत व्यापक बदलाव आया। आशा करते हैं आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आपके सब्सक्राइब से ही हम समझेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो दी रोहित क्लासेस में आप सभी इसी तरह बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।